नमस्कार, मैं हूं अजय जंडियाल और आप देख रहे हैं हर रोज की तरह हमारा ये स्पेशल शो जो जम्मू कश्मीर से होता है, रियासत की सियासत। और इसमें जम्मू कश्मीर में तमाम सियासी हलचलों और अन्य गतिविधियों को लेकर हम बात करते हैं, आप तक पहुंचाते हैं हर ताज़ा जानकारी। और आज भी इसी तरह से इस जो प्रोसेस है उससे जारी रखते हुए आज बात करेंगे। जी हाँ, आपको बता दूं कि कुछ दिन पहले सईद अली शाह गिलानी जो एक सेपरेटिस्ट नेता थे, उनकी मौत हुई है और उसके बाद से लगातार बयानबाजियां कश्मीर में शुरू हुई हैं। आज महबूबा मुफ्ती ने एक जो ताज़ा बयान दिया है वो आपको सबसे पहले बता देता हूं। जो ताज़ा बयान दिया है महबूबा मुफ्ती ने, उन्होंने कहा है कि जो आखिरी इच्छा होती है मरने वाले की, उसे पूरा करना चाहिए। सईद अली शाह गिलानी चाहते थे कि उनके का जो ऊपर जो है, उनकी बॉडी के ऊपर एक पार्टी का जो है झंडा लगाने दिया जाए, वो लगाने दिया जाना चाहिए था। उन्होंने कंपेयर किया है बीजेपी नेता कल्याण सिंह से उनको, कि उन्होंने भी कहा था तब तिरंगे के ऊपर जो बीजेपी का झंडा आया था, जब विवाद बनाया गया था। और इस बार अगर इसी तरह से सईद अली शाह गिलानी कहते हैं तो उसे क्यों नहीं माना जाता। महबूबा मुफ्ती ये भूल गई हैं कि सईद अली शाह गिलानी की जो बॉडी थी उसके ऊपर उनके परिवार के लोगों ने पाकिस्तान का झंडा रखने की कोशिश की थी, जिसको लेकर उनके खिलाफ मुकदमा भी दर्ज हुआ है। और उन्हीं के कुछ रिश्तेदार वहां पर एंटी नेशनल स्लोगन्स लगाने की बात कर रहे थे। खैर, ये तमाम जो चीज़ें हैं वो हुई हैं, मगर कहीं ना कहीं ये बताता है कि राजनीति को लेकर जब नेताओं की बारी आती है तो किस स्तर तक जा सकते हैं राजनीतिक जो है फायदे के लिए, वो इसमें देखा जा सकता है। और इसी पर हम आज खास चर्चा करेंगे और हमारे साथ जुड़े हुए हैं खास मेहमान डॉक्टर निर्मल सिंह। जी हाँ, आपको बता दूं कि आप डॉक्टर निर्मल सिंह को इस तौर पर तो जानते ही हैं कि वो जम्मू कश्मीर के उप मुख्यमंत्री रह चुके हैं, वो बीजेपी के बड़े वरिष्ठ नेता हैं। मगर आपको ये शायद नहीं पता होगा कि डॉक्टर निर्मल सिंह एक इतिहासकार भी हैं और जम्मू यूनिवर्सिटी में वो हिस्ट्री पढ़ाया करते थे, एचओडी रहे हैं हिस्ट्री डिपार्टमेंट के। डॉक्टर साहब, आपका स्वागत है इस शो में। डॉक्टर साहब, आज चीज़ों को जो जिस पे बात करेंगे, इस पे चर्चा एक सियासी नेता से ज़्यादा आपका एक रोल मैं समझता हूँ एक हिस्टोरियन की तरह से होगा, क्योंकि एक इतिहासकार आप हैं। और इसलिए ये जानना चाहूँगा, सबसे पहला मेरा सवाल एक हिस्टोरियन के नाते आपसे पूछ रहा हूँ कि क्या लगता है जम्मू कश्मीर की राजनीति में और जम्मू कश्मीर की अगर अलगाववाद की जो यहाँ पर लगातार पैर पसार रही थी, उसे लेकर अगर देखें तो इस सैयद अली शाह गिलानी की मौत के बाद उस पर कितना असर होगा? क्या लगता है कि अब अलगाववाद थम जाएगा? देखिए, ऐसा है कि हमारी सरकारों की जो कमजोर नीति रही है, उसके कारण अली शाह गिलानी जैसे लोग, हुर्रियत जैसे लोग जो हैं, और यहाँ तक के जो सो कॉल मेन स्ट्रीम पार्टीज हैं, जिनकी बोली, जिनकी जो है तो उसी लाइन पर जा रही है, जैसे अभी महबूबा मुफ्ती का आपने नाम लिया, तो उस कमजोरी के कारण था। तभी तो ये लोग हैं जो इतने बड़े जो है इनका कद बढ़ गया, इसके बावजूद के जो भारत के खिलाफ थे, इसके बावजूद के उन्होंने अलगाववाद को और उग्रवाद को बढ़ावा दिया, उनको ओपनली सपोर्ट करते रहे। लेकिन वो अभी बात चलेगी नहीं। अली शाह गिलानी जो थे, जब उनकी डेथ हुई तो बीमार थे, केंद्र बिंदु जरूर थे लेकिन निष्क्रिय थे। कश्मीर के लोगों ने उनकी तरफ जो ध्यान देना कम कर दिया था, लगभग बंद कर दिया था। कुछ परसेंट लोग रहते हैं। और 5 अगस्त 2019 के बाद हम देखते हैं कि जिस प्रकार से हुर्रियत लगभग इरेलीवेंट हो गई, कोई उनके बंद की कोई काल का कोई जो है रिस्पांस नहीं है, वो बंद की काल नहीं दे सकते, पत्थरबाजी बंद हुई है। ये सारी बातें हैं जो कि केंद्र की नरेंद्र भाई मोदी सरकार की जो नीतियां थी, जिसके कारण अलगाववाद के ऊपर, उग्रवाद के ऊपर जो अंकुश लगा है, उसके रहते इस प्रकार की सोच के ऊपर भी अंकुश लगा है। और उसके विपरीत हम देखते हैं कि किस तरीके से कश्मीर के लोगों को ये पहली बार महसूस हो रहा है कि ये लोग जो थे, चाहे अली शाह गिलानी जैसे लोग, हुर्रियत, सो कॉल्ड मेन स्ट्रीम पार्टी के लोग, पीडीपी के लोग, जो उनको गुमराह करते रहे हैं 3-3 पीढ़ियां, आज कश्मीर के लोग ही इनके ऊपर प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं। तो इसलिए जो है आइडिया तो ये इस प्रकार के स्टेटमेंट से जगा के रखेंगे, लेकिन इनको जिस प्रकार की 90s में जो उसके बाद जो है सपोर्ट मिली है, वो सपोर्ट नहीं मिलेगी और कश्मीरी इनको रिजेक्ट कर रहे हैं, इनकी बात नहीं सुनेंगे, ये मुझे पूरा विश्वास है।
हेलो। अगर 2005 से पहले की बात करूँ, 2014 के पहले की बात करूँ, क्या लगता है पहले क्या होता था? उस वक्त सईद अली शाह गिलानी की क्या पैठ कश्मीर में थी? पैंट थी सही मायने में, अगर पुराने समय में बात करें, या उसके पीछे कोई और वजह थी कि एक जो ओरा बनकर रह गया था, बना हुआ था उस वक्त कश्मीर में? देखिए, काफी लोग जो है, चाहे वो नेशनल कॉन्फ्रेंस था और विशेषतः मैं पीडीपी की बात करूं, जिनके साथ हम भी सरकार में थे, क्योंकि होम मिनिस्ट्री इनके पास थी, पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस इनके कंट्रोल में थे। तो मैं देख रहा था कि जमायत इस्लामी हुर्रियत के साथ इनका अंडरग्राउंड इनके रिश्ते थे। 3 साल हमने देखा और अल्टीमेटली वही कारण बना कि हमने इनको जो है सरकार से नीचे उतारा, हमने सपोर्ट विड्रॉ की। 3 साल हमने इसको सारा देखा। तो ये नूरा कुश्ती थी कि सामने कुछ कहना, केंद्र को कुछ कहना। जब तो होम मिनिस्टर, गृह मंत्री जी के साथ वहां बैठना प्रेस कॉन्फ्रेंस में, तो पत्थरबाजों को कहना कि आप कैंप, आर्मी कैंप में क्या आप कॉफी लेने के लिए गए थे, और दूसरी तरफ जो है जमायत इस्लामी और इस प्रकार के लोगों के साथ अपने लोगों के द्वारा रिश्ते भी रखना और उनको पैसे की भी सपोर्ट करना। इस प्रकार की जो बात थी ये चलती रही। 3 साल में जब हमने महसूस किया, केंद्र ने जब सब कुछ देखा, उनके पास से रिपोर्ट्स गई, तभी तो ये फैसला हुआ कि अभी 5 अगस्त 2019 का जो फैसला था कि 370 को तोड़ा जाए, 35 को तोड़ा जाए, लगामबंदियों के ऊपर जो है उनकी लगाम जो है उनकी खींची जाए और पत्थरबाजी के ऊपर लगाम लगाई जाए, ये सारी बातें हुई। तो ये पहले नूरा किश्ती थी। ये कुछ जो है इनके अलग अलग रोल रहते थे, मकसद लगता है इनका एक ही था, कुछ लोगों को छोड़ के मकसद ये था। और नेताओं की बात करो, आम लोग तो शांति और तरक्की तामीर चाहता है जम्मू कश्मीर का और खासतौर पर कश्मीर का। इस प्रकार की बात थी जो कि अभी बिल्कुल ये जो है एक्सपोज हुए हैं और अभी इनकी बात नहीं चल रही है, ये स्पष्ट है। डॉक्टर साहब, मैं फिर आपको इतिहास में लेकर जाना चाहूँगा। हुर्रियत आखिर शुरू कहाँ से हुई, कैसे आइडिया बना? गिलानी तो एमएलए हुआ करते थे, फिर आखिर क्या ये चीज़ें जो हैं हुर्रियत का क्रिएशन हुआ, और उसके बाद जैसे आपने कहा कि पुराने राजनीतिक दल, जो सियासी पार्टियां उस वक्त पावर में रही, वो इनका संरक्षण करती रही, हुआ क्या था? देखिए, जम्मू कश्मीर में मैं कहूँगा कि जितना मेस क्रिएट किया गया और उन लोगों द्वारा किया गया जो पावर में थे, दिल्ली में भी थे और जम्मू कश्मीर में भी थे, और कांग्रेस के वक्त नेहरू साहब के बगैर जिस प्रकार से शेख अब्दुल्ला ने सारी सिचुएशन को जो है एक्सप्लॉइट किया, मैं आपको 13 जुलाई 1931 में ले जाना चाहता हूं। तब से ये इस प्रकार की यहाँ सोच जो है पनपी। 13 जुलाई जिसको ये जो है मार्टर्स डे मनाते हैं, जिसको अभी समाप्त कर दिया गया, वो दिन था जिस दिन महाराजा के रूल में कश्मीर सेंट्रल जेल के ऊपर मॉब ने अटैक किया, पत्थरबाजी की और गोली से कुछ लोग मारे गए जो मिसक्रिएंट थे, उसको इन्होंने शहीदी दिन का करार दिया। तो वहां से यह सोच शुरू होती है। 47 में जिस तरीके से महाराजा को, जिनका बहुत बड़ा रोल था यहाँ पर जो है विलय के लिए, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन को साइन करने के लिए, उनको इन्होंने बाहर किया और शेख अब्दुल्ला को जो है इन्होंने सिर पर बैठाया। और नेहरू ने यह कहा कि शेख अब्दुल्ला के बिना हम कोई बात नहीं मानेंगे, जिसके कारण नेशनलिस्ट फोर्सेस को बहुत बड़ा धक्का मिला। ये 15 अगस्त 2000 जो है उसके 1947 के बाद हुआ। लेकिन वही शेख अब्दुल्ला को जब उसने अमेरिका से के साथ मिलके, पाकिस्तान से मिलके जो है यहाँ पर विद्रोह की स्थिति आ गई, उसी नेहरू को उसको अरेस्ट करना पड़ा, जो है यहाँ पर 1953 यहाँ प्रजा परिषद की मूवमेंट बनी। तो ये आइडिया वहां से चल रहा था। उस वक्त जब नेहरू के बाद जो है जिस प्रकार की यहाँ पर सरकारें रही, उसमें अली शाह गिलानी जैसे लोग, जो है लोन जैसे लोग, ऐसे कई लोग थे जो यहाँ की जो है जो सियासत थी, जो मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स जिसको कहते हैं, उसमें थे वो। लेकिन जिस प्रकार जब वो इरेलेवेंट हो गए, जब उनको लगा कि हमारा जो पैठ जो लोगों में नहीं रही है, वो लोगों ने उनको रिजेक्ट करना शुरू किया, तो उन्होंने फिर पाकिस्तान का रास्ता और आजादी का रास्ता पकड़ लिया। तो ये जो है अपॉर्चुनिटी, पॉलिटिक्स ऑफ अपॉर्चुनिज्म, उसकी प्रोडक्ट है ये।
और इस प्रकार से ब्लैकमेल की जो है ब्लैकमेल की जो है ये प्रोडक्ट हैं, चाहे वो शेख अब्दुल्ला थे, चाहे वो अली शाह गिलानी थे, या बाकी हुर्रियत के लोग हैं। तो ये जो सारी जो चल रहा था, जितना लगातार और केंद्र द्वारा उसकी कमजोर नीतियों के कारण ये सारा हो पाया, उनको जो है खाद पानी उनको मिलता रहा। यहाँ की जो सरकारें इम्पोज की गई, जहां पर जो थी, चाहे शेख अब्दुल्ला, आपसे ये जानना चाहूंगा निर्मल सिंह जी, क्या लग रहा है कि एक जो बुरा अध्याय था जम्मू कश्मीर में, वो इसके बाद उसका अंत हो जाएगा सईद अली शाह गिलानी के बाद, या लगता है अभी भी ये जारी रहेगा? देखिए, गिलानी जो थे वो तो ऑलरेडी रेलेवेंट हो चुके थे, उसको कोई पूछता नहीं था, क्योंकि वो बीमार था, बुजुर्ग था, लेकिन आइडिया का वो केंद्र बिंदु जरूर था। तो उसके जाने के बाद आइडिया तो वही है, लेकिन वो आइडिया ऑलरेडी कमजोर हो चुका था, क्योंकि उसके हुर्रियत का, जिस हुर्रियत में वो अली शाह गिलानी थे, उसमें बाकी लोग भी हैं, मीरवैज है, बाकी है शबीर शाह है, जो है यासीन मलिक जैसे लोग हैं। आज उनके ऊपर भी शिकंजा कसा हुआ है, काफी लोग जेलों में हैं। और आने वाले वक्त में आप देखेंगे, जो पाकिस्तान से मिलके यहाँ पर जो हवाला का पैसा, उग्रवादियों को पैसा देना, गरीब बच्चों को जो है बंदूक पकड़वा के उनको पाकिस्तान की तरफ धकेलते हुए, और उसके बाद हमारी सुरक्षा बलों के सामने, आर्मी के सामने फेंकवाना और मरवाना, वो करना, और अपने बच्चों को विदेशों में पढ़ाना। अली शाह गिलानी के जो अपने रिश्तेदार थे, वो सरकारी नौकरियां कर रहे थे, जिनके ऊपर अभी एक्शन हो रहा है, वो लोग थे कि जो कि जिनके जो पैसा जम्मू कश्मीर सरकार का, भारत का, यहाँ के पर्क्स लेना, यहाँ की जो है अपना पूरा जो है मजे लूटना, और उसके साथ साथ पाकिस्तान को और उग्रवाद को सपोर्ट करना, अभी वो जो चीजें थी वो सारी आहिस्ता आहिस्ता वो खत्म हो रही है। तो इसलिए अली शाह गिलानी का जो है वो तो सिर्फ एक बात है, ठीक है, आज वो डिक्लेयर नो मोर, लेकिन उसका जो अली शाह गिलानी का जो रोल था वो 5 अगस्त 2019 के बाद बिल्कुल लगभग समाप्त हो चुका। डॉक्टर साहब, ये इतिहास की बात थी। अब मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि आखिरकार महबूबा मुफ्ती की क्या मजबूरी है कि आज भी वो अली शाह गिलानी की मौत के बाद जो इनकी स्टेटमेंट आई है अब, कि उनकी जो उनको जो आखिरी वो करना था, उनकी जब मौत के बाद उनको दफनाया जाना था, तो उसके पे मर्जी, परिवार की मर्जी जो है, अली शाह गिलानी की मर्जी को चलने दिया जाना चाहिए था। देखिए, एक बड़ी भर्त्सना योग्य स्टेटमेंट है, और हमें शर्म आती है कि ऐसे लोग जो कि यहाँ की चीफ मिनिस्टर रही हो और उसके द्वारा ये इस प्रकार की बात करना, ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि जो देशद्रोह की बात करे, पाकिस्तानी झंडे की बात करे, और वही महबूबा मुफ्ती हैं जो कि राजनाथ जी के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब ये बात थी तो वो पत्थरबाजों को पूछ रही थी कि आप जो थे, तुम लोग जो थे, आर्मी कैंप के ऊपर क्यों गए? वहां कॉफी लेने के लिए गए थे, अगर गए तो आप पर गोली चल रही थी। तो ये देखिए, ये इनका जो है कहना, जो पॉलिटिक्स ऑफ डिसेप्शन, जो जिसको जगमोहन जी ने कहा था कश्मीर की पॉलिटिक्स को, उसका एक उदाहरण है। और इसमें देशद्रोह की भी बू आती है, और ये इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आज उसको कोई पूछ नहीं रहा है। वो एक जो सेपरेटिस्ट जो एजेंडे को आगे ले जाके वो अपनी पॉलिटिक्स महबूबा जी करना चाहती हैं, जो कि शेख अब्दुल्ला जिसमें कामयाब नहीं हुआ, शेख अब्दुल्ला जिसने 22-23 साल, मगर आप कह रहे हैं कि आप कह रहे हैं देशद्रोह की बू तो आ रही है, मगर कार्रवाई तो होती नहीं होगी ना। अब देखो, 5 अगस्त 2019 के बाद कार्रवाई नहीं होगी, हुई, जेलों में नहीं गए। आपने देखा नहीं कि अभी जिस प्रकार से लोग, ऐसे लोगों को नौकरी से निकाला जा रहा है, काफी लोग जेल में, अभी इनके परिवार के लोगों को भी समझ जा रहे हैं, उनको सीबीआई पूछताछ कर रही है, ईडी पूछताछ कर रही है। आने वाले वक्त में देखिए क्या होता है, क्योंकि देश, डॉक्टर साहब, महबूबा मुफ्ती तो चलिए पहले भी जानी चाहती हैं इस तरह की स्टेटमेंट देने के लिए। उमर अब्दुल्ला का कोई इस पे स्टेटमेंट नहीं देखा, कोई ट्वीट नहीं देखा, बहुत ट्वीट करते हैं वो। देखिए, कम से कम उमर अब्दुल्ला ने इस प्रकार की बात नहीं कही, तो उमर अब्दुल्ला शायद सिचुएशन को पहचान रहे हैं।
फारूक अब्दुल्ला साहब इस सिचुएशन को क्या परिस्थितियां हैं उसको पहचान रहे हैं। तो ये एक जो है मतलब अच्छी बात है तो उनको ये समझ आ जाए, और जिनको नहीं आ रही है तो उनको समझ आएगी, क्योंकि भारत में जम्मू कश्मीर में इस प्रकार की सोच को कोई भी जो है जगह नहीं मिलेगी, और कानून के दायरे में अगर जो है उसका दायरा तोड़ा जाएगा तो उस पर कार्रवाई भी होगी। डॉक्टर साहब, पुराने राजनेता हैं आप उप मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं, महबूबा मुफ्ती के साथी भी थे। क्या लगता है इस तरह की स्टेटमेंट से महबूबा मुफ्ती को कोई फ़ायदा मिलेगा, या फिर इसका उल्टा होगा कि जो सेपरेटिज्म की आइडियोलॉजी अभी कश्मीर में जो कोई अगर कुछ एक लोग अगर रहते हैं, हालांकि मुझे लगता है कि अब ऐसा है नहीं, मगर अगर है तो क्या लगता है दोनों चीज़ों में क्या महबूबा मुफ्ती का फ़ायदा देखते हैं कि खामखा उसको एक आग सुलगाने की कोशिश है? देखिए अजय जी, मुझे तो लगता है ये डेस्परेशन है। एक ऐसी पार्टी, एक ऐसा पार्टी का नेता जो चीफ मिनिस्टर बनता है और जिस प्रकार का स्टांस था ओपनली, अंदर से जो भी करते रहे हो वो सामने आ रही बातें, वो बिल्कुल यू टर्न लेता है और अलगाववाद को और पाकिस्तान के झंडे की बात और अधिकार के दायरे में बात करता है। तो ये डेस्परेशन है, ये जो है कि वो कोशिश हो रही है कि किसी तरीके से मैं रेलेवेंट रहूं। जो बात नहीं बनने वाली, कश्मीरी ही रिजेक्ट करेगा इस प्रकार की सोच को, और अगर ये ज्यादा बढ़ी गई तो कानून के दायरे में जो है अगर उसको क्रॉस किया तो एक्शन भी होगा। मैं कह रहा था कि शेख अब्दुल्ला जैसा व्यक्ति जो ऑटोनॉमी की बात करना, 353 की बात करना, ऑटोनॉमी की बहुत सारी बातें करते हुए अल्टीमेटली पाकिस्तान में भी और रोल प्ले किया, उससे बड़ी महबूबा मुफ्ती नहीं हो सकती। लेकिन 1975 में डॉक्टर शेख अब्दुल्ला साहब को भी ये समझ आई कि जो भारत ही जो है, भारत का जो आइन है जहाँ का वही एक रास्ता है, इनको समझ आएगी। उनसे जो है महबूबा मुफ्ती बड़ी नहीं हो सकती। मुफ्ती मोहम्मद सईद जो थे उनसे बड़ी नहीं हो सकती जो उनके पिता थे, जिसने जो होम मिनिस्टर भी रहे और जिसने जो है भारतीय जनता पार्टी से अलायंस कर। डॉक्टर साहब, समय की कमी है, एक सवाल पूछना चाहूंगा, क्या लगता है राजनीतिक फायदा महबूबा मुफ्ती को इन स्टेटमेंट से मिलेगा, ऐसी बयानबाजियों से मिलेगा? अब इस माहौल में देखें तो बिल्कुल नहीं मिलेगा। कश्मीर जो है बड़े आगे चला गया है, झेलम का पानी बहुत बह गया है। कश्मीरियों को ये पहली बार रियलाइज हो रहा है कि हम जो मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में आ रहे हैं, जबकि 370 के बाद 35 के बाद यही तरक्की और तामीर और अमन के लिए रास्ता है। वो अफगानिस्तान भी देख रहे हैं, उनको मालूम है कि अफगानिस्तान भी इसी सोच का एक हिस्सा है, सीरिया भी इसी सोच का हिस्सा है, पाकिस्तान खुद जो है टूटने की कगार पर है। आज जो कश्मीरी जो है समझदार कश्मीरी है, वो महबूबा मुफ्ती की बात को नहीं मानेगा और शेख अब्दुल्ला को जैसे रियलाइजेशन हुई और उसी प्रकार से महबूबा मुफ्ती को कब समझ आएगी, ये तो ऊपर वाला और जो है वो मेहरबानी करे। अगर नहीं आएगी तो कार्रवाई होगी, तो फिर इसके लिए मुश्किलें बढ़ेंगी, ये मैं आपको स्पष्ट कर देना चाहूँगा। डॉक्टर साहब, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। आपने इतिहास से लेकर मौजूदा परिस्थितियों को लेकर हमें जानकारी दी है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और इस शो में हमारी हमेशा कोशिश रहती है कि किसी भी तरह के जो हालात हैं, ख़ासतौर पे राजनीतिक परिदृश्य से देखें तो जम्मू कश्मीर में जो हालात बढ़ रहे हैं, जो लगातार चीज़ें हो रही हैं, उनके बारे में आपको हमेशा जानकारी रखें। और आज के इस शो में बस इतना ही, कल आपके सामने फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।